So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do further more questions of bond valuation। तो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम करेंगे, राइट। जैसे कि ABC हैज़ द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग बॉन्ड, एक में 8% कूपन है और 10 ईयर मैच्योरिटी, और दूसरे में फ़िक्स नहीं है, चेंजेस है, उधर भी 10 ईयर्स मैच्योरिटी। और इनिशियली देखा जाए तो ये बॉन्ड जो है फेस वैल्यू 10,000 पे इशू हुए थे और इनका YTM जो है वो 8% है। 2 साल के बाद YTM जो है 10% हो गया, अभी 8% है, 2 साल के बाद YTM 10% हो गया। अब पॉइंट ये है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या है रिमेनिंग 8 ईयर्स के लिए। अब प्राइस ऑफ बॉन्ड ये फिक्स में भी और एक ये फ्लोटिंग में भी। ये दूसरा सिचुएशन कि अभी 8 है और 2 साल बाद YTM जो है वो 7% हो गया। तो वही प्राइस क्या रहेगा बॉन्ड का, फिक्स बॉन्ड का, फ्लोटिंग बॉन्ड का। और आप किस कंक्लूजन, आप व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ जब YTM आपका बढ़ा, जब YTM आपका घटा। देखो जब आपका YTM बढ़ा, राइट, मतलब कितना बढ़ा आपका 10% तक, तो ऐसे केस में डिस्काउंटिंग कर लो फर्दर 8 ईयर्स का। कूपन रेट तो आपका 8% ही है, YTM आपका 10% तक हो गया, तो आप पहले डिस्काउंटिंग करो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8938, राइट। दूसरा कूपन आपका वही है, ओके 1 सेकेंड, 8938 आपका हो गया, राइट, क्योंकि आपका कूपन वही था, पर फ्लोटिंग में कूपन वही नहीं है। वो क्या लिखा है, वेरिएबल है, चेंजेस एनुअली कंपेरेबल टू प्रिवेलिंग रेट। मतलब इधर ये कूपन वेरिएबल है, वो चेंज होता है एनुअली, वो एनुअली चेंज होता है कंपेरेबल टू प्रिवेलिंग रेट, राइट। तो मतलब कि इधर इसका मतलब ये है कि YTM के मुताबिक इसका इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो ऐसे केस में समझो, जब YTM के हिसाब से हो गया तो फेस वैल्यू ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर भी हमको करना पड़ेगा कि फ्लोटिंग रेट में इसका इंटरेस्ट अब 8% थोड़ी ना है, इसका इंटरेस्ट है 10%। अब 10% है तो ठीक है, पर डिस्काउंटिंग भी 10% से होगी, हो गया 10,000। दूसरी सिचुएशन 8 का हो गया 7, राइट। अब फिक्स्ड तो 8 ही रहेगा, तो अगले 8 साल का आप कैश फ्लो निकालो एंड 7% से डिस्काउंट करो, तो आपका आएगा 10597 और वो तो 10,000 ही रहेगा। तो देखो फिक्स्ड पॉइंट से ये हमने समझा कि अगर इंटरेस्ट बढ़ता है, मतलब YTM बढ़ता है, तो बॉन्ड की वैल्यू घटती है, राइट। पर YTM तो जो फ्लोटिंग के लिए भी बढ़ा, पर उसमें वो इंटरेस्ट भी बढ़ा, राइट। एक हो गया कि इंटरेस्ट बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, और एक होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और कूपन रेट भी उस इंक्रीज से एडजस्ट हो जाता है, तो भी वैल्यू वही रहती है। चलो अगला क्वेश्चन 25A, राइट। कंसिडर अ बॉन्ड जिसके पास फॉलोइंग फीचर है कि फेस वैल्यू 100 है, राइट, ईयर्स टू मैच्योरिटी 6 साल है, करंट मार्केट प्राइस ओके 89.50 ये दे के रखा है, YTM दे के रखा है, 15% का कूपन दे के रखा है, रिडेम्पशन वैल्यू 100 दे के रखी है, YTM 18% दे के रखा है। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालना। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड किस तरीके से निकाला जाता है, सी कि बाकायदा इंटरेस्ट है, रिडेम्पशन वैल्यू है, आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से डिस्काउंटिंग कर लो। देखो इंटरेस्ट है, रिडेम्पशन वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेटिव फैक्टर है, वैल्यू सारी निकाल लो, वेट्स दे दो एंड देन वेट्स को ईयर से मल्टीप्लाई करो। तो इस वैल्यूज़ का यही मतलब है कि हमको वेट्स निकालना है, ले दे के हमको वेट्स इनटू ईयर करना है। अब वेट्स निकालना है हमको, सी। अब देखो भाई 1 2 3 4 5 6 इंटरेस्ट कर लो कैलकुलेट, 15 15 15 15 15 15, एंड में रिडेम्पशन वैल्यू भी है तो एंड में 115 हो जाएगा। बस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 18% का लगाओ, 0.847, 0.718, 0.608, 0.515, 0.437, 0.370। अब इससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो ले दे के आपको क्या करना है, वेट्स निकालना है। वो वेट्स के लिए आपको, आपके पास सारी प्रोसीड्स है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे एंड देन आप वेट्स निकालोगे, देन आप वेट्स इनटू ईयर करोगे, तो आपका आ जाएगा। इतना कुछ खास नहीं है ये, पर हाँ वेट्स इनटू ईयर आप ध्यान से करना, वेट्स प्रॉपर्ली निकालना, राइट। अब अगला क्वेश्चन 25C, ये भी नहीं करा ना, राइट, इसे भी कुछ ऐसा अंडरलाइन नहीं दिया हुआ है। अब ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि अब वो बॉन्ड भले ही 6 साल का हो, बट 4.25 ईयर्स में ही ऐसा हो जाएगा कि सारा प्रोफिट मिल जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपका पर्टिकुलर 4.25 ईयर्स में ही कलेक्ट हो जाएगा। चलो फाइंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख है। आपको करंट मार्केट प्राइस निकालना है उस पर्टिकुलर बॉन्ड का जिसकी फेस वैल्यू है 1 लाख, रिडीमेबल होगा 6 साल बाद,
YTM में 16%, ड्यूरेशन है 4.3202। अब देखो ड्यूरेशन है 4.3202, उसका मतलब क्या है? अब ड्यूरेशन 4.3202 है और आपको मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस का ड्यूरेशन से क्या लेना देना? मार्केट प्राइस तो ये होता है कि इंटरेस्ट को डिस्काउंट करो, प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट करो, रिडेम्पशन वैल्यू को डिस्काउंट करो। पर वही बात है ना कि इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, तो एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर तो पता है, राइट? भाई 16% है, तो जैसे 1 लाख पे इंटरेस्ट का पर्टिकुलर कुछ हम परसेंटेज लगा देंगे और इंटू एन्युटी फैक्टर। देखो प्राइस हमारा क्या हुआ कि 1 लाख इंटू इंटरेस्ट, पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट होगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर और रिडेम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इस तरीके से ही होगा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर क्या है? सी, तब देखो आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है? 4.3202 एक तो ड्यूरेशन है। अब वो कैसे निकलता है? इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, राइट, इंटू 1, क्योंकि 1 साल। दूसरा फिर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटू 2, फिर इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटू 3, फिर इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटू 4, फिर इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटू 5, फिर इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 6, फिर आता है रिडेम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फिर इंटू होता है 6, राइट। और इसको अपन डिवाइड किससे करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू से, मतलब बॉन्ड की वैल्यू से। अब जैसे ड्यूरेशन है, जैसे इस क्वेश्चन में 4.3202 था, अब इंटरेस्ट हमको पता नहीं, पर हाँ ये पता है कि भाई ये पर्टिकुलर 1000 लाख है, 1 लाख है, मतलब 1 लाख है, इंटू पर्टिकुलर एक्स परसेंटेज इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो होगा हमारा 1.16, 1/1.16, ये है 0.8620, ऐसा करते हुए। अब ये 1 लाख इंटू एक्स परसेंटेज करूँ, इससे अच्छा मैं इंटरेस्ट बोल देता हूँ, तो 0.8620 इंटरेस्ट, फिर ऐसे आता जाएगा। तो एक आया 0.8620 इंटरेस्ट, फिर आया अपना बकायदा 1.4860 इंटरेस्ट, फिर 1.9230 इंटरेस्ट, फिर 2.2080 इंटरेस्ट, फिर आता है 2.3800 इंटरेस्ट, राइट, फिर 2.4600 इंटरेस्ट, और एक आता है फिर 2,46,000। वो आखिरी में 2,46,000 ऐसे आता है क्योंकि आखिरी में रिडेम्पशन वैल्यू है, तो रिडेम्पशन वैल्यू जैसे 1 लाख है तो 1/1.16, 6 साल, ये 6 साल का फैक्टर किया इंटू 1 लाख किया इंटू 6 किया, तो 2,46,000 आ जाता है। पर पहले 5 साल का इंटरेस्ट जो है वो तो ऐसे ही रहेगा कि इंटरेस्ट जो भी हो हर साल का इंटू प्रेजेंट वैल्यू, राइट, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटू 1 ईयर, फिर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का जो भी हो इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटू सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का जो भी हो, इस तरीके से कैलकुलेट होगा, राइट। और इसका जो है ड्यूरेशन ये आ रहा है 4.3202। इन सब टोटलिटी को भी, इंटरेस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू का जो हमने किया है, इसके टोटलिटी को भी डिवाइड बाय बॉन्ड की वैल्यू करनी पड़ती है, और तब जाके ड्यूरेशन आता है। जैसे कि यही है कि ये पूरी टोटलिटी है, वो डिवाइड बाय हम परचेस प्राइस, बॉन्ड वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस, या क्या करंट मार्केट प्राइस, वैसे हमारा ड्यूरेशन आता है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बनेगी कि 4.3202 इक्वल टू 1 बाय करंट मार्केट प्राइस, और मतलब कि करंट मार्केट प्राइस डिवाइड में, और क्यूमुलेटिव में आपका ऐसा रहेगा कि इंटरेस्ट रहेगा, राइट, कि 11.319 इंटरेस्ट प्लस 2,46,000। तो इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आपका 15,000 आ जाएगा जब आप इक्वेशन बनाओगे तब। तो जैसे कि 15,000 है इंटू 3.685 प्लस 41,000, तो इस तरीके से B0 की वैल्यू आ जाएगी 96275। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी, मैं इधर वापस रिपीट करता हूँ कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं पता, तो मैं एक्स फिर एंड में क्या करूँगा, 1 लाख प्लस एक्स, राइट, ईयर 1 2 3 4 5 6, राइट। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सबका है तो निकाल लो, राइट। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितना रहेगा, 0.862, फिर 0.743, इस तरीके से रहेगा, ओके। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। चलो, सपोज वी आर कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट, तो सपोज वी आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ जीरो कूपन बॉन्ड दैट मैच्योर इन 5 ईयर। तो जीरो कूपन बॉन्ड ये मैच्योर होगा 5 साल में,
एंड हैज़ अ फेस वैल्यू 1000, ये मैच्योर होगा 5 ईयर्स में, फेस वैल्यू 1000 है। दिस बॉन्ड्स आर प्राइस टू यील्ड 10%, ये बॉन्ड प्राइस है टू यील्ड 10%, मतलब समझ रहे हो कि 1000 में 1000 है इसका फेस वैल्यू, मैच्योर होगा 5 साल में, तो दिस बॉन्ड आर प्राइस टू यील्ड 10%, ये 10% यील्ड करेगा। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ये प्रेजेंट वैल्यू एक तरीके से करंट मार्केट वैल्यू आ गया, राइट। अब वो बोल रहे ड्यूरेशन क्या है। अब ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं कि इसका जो रिडेम्पशन वैल्यू है, बाकायदा इसका रिडेम्पशन वैल्यू जैसे 1000 है वो 5 साल बाद है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 2 3 4 5, 0.621, राइट। तो ये 1000 इंटू 0.621 इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 620.92, इस तरीके से रहेगा। तो आपका ड्यूरेशन है 5 साल, मतलब कि मैच्योरिटी 5 ईयर्स, मैच्योरिटी 5 ईयर्स एंड ड्यूरेशन भी 5 ईयर्स। तो बात भी सही है क्योंकि कोई भी प्री पेमेंट नहीं आ रहा। और जब कोई प्री पेमेंट नहीं आ रहा, सी इसमें बोला है ना कि ड्यूरेशन हमेशा मैच्योरिटी से कम होता है, क्योंकि जो एक कुछ रिटर्न है, पार्ट ऑफ रिटर्न, मतलब कि जैसे कि कूपन ओवर स्पेसिफिक इंटरवल मिलता है, इसलिए अगर कूपन मिलेगा तो ड्यूरेशन कम रहेगा। इट मीन्स कि जब पार्ट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा, जब कूपन नहीं मिलेगा, तो ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और अगर आप 0 कूपन बॉन्ड में देखो भी, तब जैसे ईयर 1 2 3 4 5 है, इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, डायरेक्ट रिडेम्पशन वैल्यू है, और रिडेम्पशन वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो प्रेजेंट वैल्यू जितना आया उतना ये आया, राइट। देखो तो इस ये वेट तो रहा 1 और वेट इंटू ईयर, ये आ गया 5 ही रहेगा। अब दूसरा क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ यील्ड, जब कूपन पेमेंट अवेलेबल नहीं है, यील्ड कैलकुलेशन करो जब कूपन पेमेंट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट, राइट। सी चलो देखो 28 है, राइट। क्या लिखा है, एक्सेल मेड एन इशू ऑफ 14% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो एक्सेल है, उसने इशू करा 14% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक साथ को एनसीडी इशू कर दिया था 14% का। इस एनसीडी की जो वैल्यू थी वो 100 है, और वो करंटली ट्रेड हो रहा है मार्केट में 90। बॉन्ड जो है 31 3 11 8 9 10 11 और 11 में भी एंड, ठीक है। तो ऐसे कैसे 5 ईयर्स बाद 31 12 11 को ये जो है रिडीम होगा, और 100 पे ही रिडीम होगा। एस्टिमेट द करंट यील्ड, पहले वो करंट यील्ड निकालो। करंट यील्ड क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो इंटरेस्ट 14 डिवाइड बाय 90, 15.55, ये करंट यील्ड। फिर देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM कैसे निकाले, राइट। ले देखिए YTM का उद्देश्य ये है कि वो 91 पे लेकर आना है, उसको 90 पर लेकर आना है, करंट मार्केट प्राइस पे लेकर आना है, राइट। तो YTM सी, मैंने आपको पहले ही बोला कि YTM का पहले अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला निकालो, फिर अपन देखते हैं IRR। जैसे इंटरेस्ट है 14 प्लस फेस वैल्यू 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5, और 100 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 मतलब 95। तो 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 2 हो गया, तो 16 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, ये 16.84। आसपास का इंटरेस्ट होना चाहिए 16.84 के, तो एक 16 ले लेते हैं और एक 17 ले लेते हैं। और इनफैक्ट 16.84 है, तो अपन एक बार ऐसा करते हैं 17 ले लेते हैं एक, तो चलो लो 17। अब 17 से डिस्काउंट करो, क्या कि जब को 14 है इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 17% 5, और फिर 100 है इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 17% 5, राइट। तो इससे आपका 90.40 आ जाएगा, और इंटरपोलेशन से आप कर सकते हो 17.27 आंसर आ जाएगा। अब आती है बात ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड की। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड में यही है कि अगर 5 साल है तो 1 2 3 4 5 14 14 14 14, पाँचों में 114, इंटरेस्ट फैक्टर कर लो, और इंटरेस्ट फैक्टर के बाद प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इंटरेस्ट फैक्टर हमारा 17.27% के बेसिस पे इंटरेस्ट फैक्टर होगा, और प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो जैसे इंटरेस्ट फैक्टर करा, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू ईयर्स करा। फिर सेकेंड में इंटरेस्ट फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू ईयर किया। तो ऐसे ही समेशन में प्रेजेंट वैल्यू इंटू ईयर किया, और डिवाइड में प्रेजेंट वैल्यू करा। प्रेजेंट वैल्यू या करंट मार्केट प्राइस जो भी ले देखिए आपका वो 90 आएगा। तो इसको डिवाइडेड बाय 90 करा, तो ऐसे कैसे आपका ड्यूरेशन आ जाएगा।
अब ये बोल रहे हैं कि मानो कि अगर इंटरमीडिएट कूपन पेमेंट अवेलेबल नहीं है, आर नॉट अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट, मान लो कि जो कूपन्स आ रहे हैं वो री इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो रियलाइज्ड यील्ड क्या होगा? आर नॉट अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट। ये जब आप इंटरेस्ट की डिस्काउंटिंग करते हो तो इधर ये अजम्पशन रहता है कि ये री इन्वेस्टेड होते हैं, पर अगर री इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है तो रियलाइज्ड यील्ड क्या होगा कि इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ पीरियड ये हो जाएगा। री इन्वेस्टमेंट के लिए होता तो बात ही ख़त्म हो जाती, पर इधर जो है इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ पीरियड प्लस रियलाइज्ड यील्ड जो आ रहा है उसको YTM से कर लो, 13.5 से बना जाएगा। मतलब ये जो इंटरेस्ट है इसको अपन 1 + KD करते हैं की पावर 1, फिर इंटरेस्ट रहता है, फिर उसको 1 + KD की पावर 2 करते हैं, इंटरेस्ट रहता है 1 + KD की पावर 3 करते हैं, ऐसा अपन करते हैं ना। तो देखो अगर री इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट, अगर री इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट इनटू वही जो पीरियड है, जितने पीरियड का इंटरेस्ट है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई डिस्काउंटिंग की बात ही नहीं है, और प्लस रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + YTM की पावर 5, और वो जो है इक्वल टू P0 होना चाहिए। सी अब देखो मिस्टर एक्स परचेज ऑफ 5 ईयर, क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स ने परचेज किया 5 ईयर 8.5% कूपन, और उसकी प्राइस है 907.60, और है 5 ईयर का, और फेस वैल्यू है 1000, 8.5% कूपन बॉन्ड है, और YTM 11% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अमाउंट ऑन दिस बॉन्ड। हमको कंप्यूट क्या करना है? हमको कंप्यूट करना है री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अमाउंट। री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अमाउंट कितना? री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अमाउंट कितना? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अमाउंट कितना? तो देखो 5 ईयर्स 8.5% कूपन बॉन्ड है, तो कायदे से 85, 85, 85, 85, पाँचवें साल 85, और उसी पाँचवें साल 1000, राइट। और P0 तो जो है 907.60 है। और रही बात है डिस्काउंट की, तो हम डिस्काउंट रेट लिख लेते हैं 1/1.11 जो है 0.901 में लिख देता हूँ, फिर 1/1.11 0.901 लिख दिया, 0.812 लिख दिया, 0.731 लिख दिया, 0.659 लिख दिया, 0.593 लिख दिया, 0.595 लिख दिया, राइट। ये कर लिया हमने। ओके 593 है, राइट। अब इसकी पूरी पहले डिस्काउंटिंग करो। अगर YTM 11% है तो कायदे से ये P0 के इक्वल होना चाहिए, राइट। ये तो P0 के इक्वल हुआ, पर हमको करना क्या है? हमको ये बोलना है कि री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। ओके तो देखो एक तो हो गया इंटरेस्ट अमाउंट जो री इन्वेस्ट हुआ, राइट, और एक होता है कि आखिरी में मेरे को 1000 मिला और ठीक है उसकी डिस्काउंटिंग हुई। तो ऐसा करो ना 1000 × 0.593, ये जो 593 है ये 907.60 से माइनस करो तो आएगा 314, तो कायदे से 314 ही होना चाहिए। देखो तो इधर इनफैक्ट हमने तो अभी ऐसा करा ना कि वो 1000 वाला माइनस कर दिया और जो है 907.60 से और 1000 का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दिया, और बाकी सब हमने नहीं करा, और ये मान लिया कि बाकी सब री इन्वेस्टेड है। पर ये तरीका गलत है। ये दूसरा तरीका है जो हमको जो करना है कि जैसे कि पहले साल हमको 85 आया तो हमको री इन्वेस्ट करना है अगले 4 साल, दूसरे साल आया तो री इन्वेस्ट करना है अगले 3 साल, तीसरे साल आया तो री इन्वेस्ट करना है 2 साल। तो जब पहले साल जैसे 85 है तो री इन्वेस्ट किया अगले 4 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि भाई आपको रियलाइज़ YTM आपने करा, राइट, जो मैं आपको बोल रहा था कि चलो रियलाइज़ YTM करते हैं, वो हमारा वाला तरीका तो बेकार था, वो सही तरीका नहीं भी है। तो आपने हर साल का जो इंटरेस्ट है आपने उसको कंपाउंड करते हुए रिडेम्पशन के टाइम तक ले गए। तो ऐसे केस में ये हम जैसे यहाँ पे ले गए तो यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो होता है री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये हमारा री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। और फिर हमने ये भी लिख लिया कि जैसे कि P0 में से जैसे कि P0 में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करना रिडेम्पशन वैल्यू की, तो जो बचा हुआ है वो री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका। और आपको ये याद हो कि री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट जो लास्ट का रहेगा, जो 5th ईयर का रहेगा री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट, वो तो 0 ही रहेगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपने जो है पर्टिकुलर जो वैल्यू निकाली है वो 104.37 है,
अब जो 104.37 है ये आपका पर्टिकुलर आंसर है और ठीक है हमारा आ गया कैलकुलेशन। चलो अब अगला क्वेश्चन। अब ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात कर रहा है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन द सेंस कि अगर जैसे वोलेटिलिटी 5% है, राइट, एंड YTM इंक्रीज बाय 1%। देखो वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे YTM इंक्रीज़ हो रहा है 1% से, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है 5% से। ये लिखा है बॉन्ड वैल्यू विल डिक्रीज बाय 5%। वॉलेटिलिटी ये होता है। तो वॉलेटिलिटी क्या होता है कि जैसे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस ईल्ड। तो ड्यूरेशन का ही एक एक्सटेंशन है कि आपने ड्यूरेशन निकाल दिया, ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस ईल्ड, ये आपका हो गया वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी को जो आता है ना, वॉलेटिलिटी वो रहता है ईयर्स में, वॉलेटिलिटी रहता है ईयर्स में। पर इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि अगर 1% चेंज हुआ तो कितने परसेंट से प्राइस चेंज होगा, राइट। बाकी कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट वाला है। इधर हम जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन 29B करेंगे कि फॉलोइंग डेटा इज़ अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड की पर्टिकुलर फेस वैल्यू है 1000 और ईयर्स टू मैच्योरिटी 6 साल है, यील्ड टू मैच्योरिटी 15% है, कूपन रेट 11% है, रिडेम्पशन वैल्यू 1000 है, रिडेम्पशन वैल्यू भी 1000 है। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस निकालो। तो ठीक है, आप डिस्काउंटिंग कर लो। तो जो आपका 110 आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है 15%, उससे डिस्काउंटिंग कर लो। देख लेते हैं यही है क्या? ओके, हाँ सही है। इधर इन्होंने YTM वाला तरीका अपनाया यील्ड टू मैच्योरिटी का, पर ठीक है आप वैसे भी निकाल सकते हो। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो सी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैसे निकलेगा? ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड की भैया 1 2 3 4 5, पहले साल 110 110 110 110, फिर 1110, ये हो गया हमारा। अब 15% से आप इंटरेस्ट फैक्टर निकालो क्योंकि YTM 15% है। तो जो भी आएगा 0.870 0.756, ये जो भी आया 110 को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से सारे जो कैश फ्लोज है उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, आपका PV आ जाएगा। और कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ईयर से मल्टीप्लाई करो। आपको ऐसा भी कैलकुलेट करना है ना, तो आपको 2 समेशन निकालने हैं। 1 सेकेंड, हाँ, एक तो आपका जो कैश फ्लोज है इनको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक तो PV निकालना है, पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर वापस एक टेबल में आपको, एक कॉलम में आपको ईयर से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको टोटल निकालना है। और फिर उसको आप जब PV से डिवाइड करोगे तो आपका ड्यूरेशन आ जाएगा। जब ड्यूरेशन आ जाएगा जो है 4.570 ईयर, तो उसको 1 प्लस ईल्ड करें 1.15, ईल्ड कितना है 15% है, तो ये आपका वॉलेटिलिटी आ जाएगा। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि 1% चेंज होने पे इतना % प्राइस चेंज होगा। अब अगर ईल्ड 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% से चेंज हो रहा है तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्राइस जो है डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ 3.974% से, राइट। तो ये मार्केट प्राइस में चेंज होता है। अब वैसे ही अगर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ़ डिक्रीज इन द यील्ड 0.75 से डिक्रीज़ हुआ है, राइट, तो 0.75 इंटू 3.974 2.9805% है, राइट। 2.9805% डिवाइड बाई 100 इंटू 834.48 करा तो 224.87 से इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। चलो ये हमने देख लिया। अब जो है बाकायदा हम कन्वर्टिबल बॉन्ड और ये कन्वर्जन रेशियोज़ वाले क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हमने कर ही लिया होगा, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने नहीं भी करे हैं, तो वो भी कर लेते हैं, राइट। ओके, पहला वाला खेल दिया हमने, दूसरा वाला करते हैं। चलो ठीक है, अगला ये पर्टिकुलर चार्ट है जिससे हम सारे रेशियोज़ को समझेंगे, और जो भी एडिशनल में जो भी हम रेशियोज़ और आगे लर्न करेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट में हम इसको नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि कन्वर्टिबल बॉन्ड, एक कन्वर्टिबल बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 100,000, इशू करा है 1350 पे, कूपन रेट है 10.5% और कन्वर्जन रेट है 14 शेयर। करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है, अब इशू करा है 1350 पे और करंट मार्केट प्राइस है बॉन्ड का 1475 जो उसका मार्केट प्राइस है, राइट। एंड 80 करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इन शेयर, ओके, करंट मार्केट प्राइस बॉन्ड का है 1475 और जो 80 है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू? प्रीमियम क्या है ओवर कन्वर्जन वैल्यू? तो प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, भाई अगर एक बॉन्ड 14 बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और 14 इंटू 80 है
तो 1120 है, ये कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन वैल्यू तो आपको समझ में आ गया। और मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है वो 1475 है। ओके, तो प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, तो प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू जितना उसके ऊपर वो प्रीमियम पूछ रहा है आपसे। तो करो 1475 माइनस 1120, कायदे से 355 आना चाहिए। और प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू है वो तो क्या आपका 355 डिवाइड बाई 1120 करके परसेंटेज में भी निकालना। और इधर इनफैक्ट हमने लिखा भी है कि कन्वर्जन प्रीमियम निकालना और साथ ही साथ उसको अमाउंट और परसेंटेज दोनों में भी शो करना। अगला क्वेश्चन, पाइनएप्पल लिमिटेड हैज़ इशूड फुल्ली कन्वर्टिबल, ये जो डिवेंचर है पूरा कन्वर्टिबल है, तो 12% डिवेंचर है, फेस वैल्यू 5000 है, कन्वर्टिबल है। और अगर कन्वर्ट होगा तो 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा जिसकी मार्केट प्राइस है 5400। प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, 1 सेकेंड, करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर की जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 5400। तो फुली कन्वर्टिबल है, 12% डिवेंचर, फुली कन्वर्टिबल है, 5000 फेस वैल्यू है, कन्वर्टिबल होगा 10 इक्विटी शेयर में, उसकी करंट मार्केट प्राइस अभी डिवेंचर की वो है 5400 और 430 है शेयर की। तो कन्वर्जन परसेंटेज प्रीमियम, तो सबसे पहले 4300 माइनस 5400 1100 और 1100 डिवाइड बाई 4300 कायदे से 25.58% होगा। और कन्वर्जन वैल्यू कितना हुआ, वो है 4300, राइट। ये था क्वेश्चन। अगला, ए लिमिटेड ने इशू करा 9% बॉन्ड, तो बॉन्ड विच आर रीडीमेबल एट पार वैल्यू, तो 9% बॉन्ड है रीडीमेबल एट पार वैल्यू। ओके, इशू का तो नहीं पता पर रिडीम पता है पार वैल्यू पे। अल्टरनेटिवली ईच बॉन्ड कन्वर्ट होगा 20 ऑर्डिनरी शेयर में, करंट ऑर्डिनरी शेयर का प्राइस 4.45 है, कन्वर्जन वैल्यू अभी निकालो 20 इंटू 4.45 89। दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट 6.5 पर ईयर फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। और ए का कॉस्ट ऑफ डेप्ट 7% है। सबसे पहले 9% बॉन्ड है, रिडीम पार पे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट KD 7 है, ईच बॉन्ड कन्वर्ट होगा 20 शेयर में और शेयर की प्राइस देख रखी है। और राइट, दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.5, मतलब शेयर की प्राइस आपको दे के तो रखी है पर ये जो ग्रो होगा वो 6.5% पे ग्रो हो रहा है, राइट। मतलब शेयर जो ग्रो हो रहे हैं और KD 7% है। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग करंट वैल्यू ऑफ ईच पाउंड 100। सबसे पहले मार्केट वैल्यू। अब कायदे से अगर मार्केट वैल्यू निकालना है तो रिडेम्पशन पार पे है, राइट, 9% बॉन्ड है, तो 109 को अगर आप 7% से डिस्काउंट करो 1.07 से तो आ जाएगा शायद आंसर। तो मार्केट वैल्यू क्या, फ्लोर वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू उन्होंने कैसे निकाला, मार्केट वैल्यू 1 सेकेंड, आप कन्वर्जन वैल्यू निकालोगे तो 20 इंटू 4.45 कर दोगे, राइट। तो कायदे से 89 पे ख़त्म हो जाना चाहिए, पर कन्वर्जन वैल्यू 20 इंटू 4.45 करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इधर आपको जो पर्टिकुलर मार्केट प्राइस है वो ग्रोथ से एडजस्ट करनी पड़ेगी। और ठीक है, ग्रोथ से एडजस्ट करनी पड़ेगी, मतलब 4.45 जो है इंटू 1.065। ओके, इसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 94.785 आएगा। समझो इधर ये बॉन्ड 5 साल का है तो 1.065 इंटू 2 3 4 5 इंटू 4.45 और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो 20 से। मतलब समझ रहे हो, जो मार्केट प्राइस है वो करंट वाली नहीं आएगी, या तो कन्वर्जन वैल्यू भी दो निकलेगी, एक तो करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक और एक है ईयर एंड के मुताबिक। इधर इन्होंने जो पर्टिकुलर मार्केट प्राइस निकाली है वो ऐसी है कि कन्वर्जन वैल्यू ईयर एंड का, कन्वर्जन वैल्यू एट मैच्योरिटी डिवाइडेड बाय जो है डिस्काउंट करा, तो जैसे 4.45 है उसको मैच्योरिटी पे पर्टिकुलर जो वैल्यू निकाली, राइट, वो है 6.10 और उसको फिर उसने डिस्काउंट किया। ठीक है, तो उन्होंने कन्वर्जन वैल्यू निकाली एट मैच्योरिटी और फिर उसको डिस्काउंट करा 7% से। तो ठीक है, पर्टिकुलर करंट ये मार्केट वैल्यू तो आ गई। अब ये फ्लोर वैल्यू क्या है,
तो ठीक है, ये आपने मार्केट वैल्यू निकाल ली। पर ये जो है पर्टिकुलर कन्वर्जन प्रीमियम, ये कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है? कन्वर्जन वैल्यू और मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड। अगर आपने पर्टिकुलर मार्केट प्राइस निकाला तो वो है 123.89, और रही बात है कन्वर्जन की तो 20 × 4.45 ये करा तो 89 है। तो 89 माइनस 123.89, तो 123.89 माइनस 89 डिवाइड बाय 89, तो ठीक है, ये पर्टिकुलर है। तो क्या बोल रहे हैं कन्वर्जन प्रीमियम, वो कैसे निकला? सबसे पहले 123.89 है माइनस कन्वर्जन वैल्यू कितना है आपका? कन्वर्जन वैल्यू 20 × 4.45 89। तो अब ये है 123.89 माइनस 89, ये वैल्यूज़ में आ गया 34.89 और डिवाइड बाय 89 किया तो परसेंटेज में आ गया 39.2022%। अब ये जो 34.89 है, 34.89 डिवाइड करो 20 से तो आ गया 1.7445, मतलब 1.75, राइट। और ये जो है 39.30, ये जो भी परसेंटेज है, और ये जो 1.75 है, ऐसा करो 1.75 ही ले लो। जो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज 5 शेयर पे भी वही रहेगा और 1 शेयर पे भी वही रहेगा, तो इतना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। फ़र्क क्या, पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। पर आप समझ गए कि आपने जो है पहले जो टोटल में वैल्यू निकाली, ये जो हमने भी करा कि आप टोटल में पहले वैल्यू निकालो और पर शेयर की भी वैल्यू निकालो, बाकी परसेंटेज निकालना रहता है, तो वो तो दोनों में सेम ही रहेगा, राइट। तो इधर मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड जब नहीं दे के रखे तो इस तरीके से इन्होंने करा कि इन्होंने कन्वर्जन वैल्यू ईयर एंड की दे के रखी थी, तो ठीक है, फिर आपने उसको डिस्काउंट किया इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। ये चलो, ये हो गया अपना, ओके। चलो, ये हो गया हमारा। अब 30F क्या है कि जो टाटा लिमिटेड ने इशू करा अर्लियर 11.5% कन्वर्टिबल बॉन्ड, जिसकी फेस वैल्यू है 1000, राइट, मैच्योरिंग एट 2007, ठीक है, मैच्योरिंग इन 2007, और आफ्टर पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल बाद, राइट, ऑन द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर के ऑप्शन पे ईच ऑफ दिस बॉन्ड बी कन्वर्टेड इनटू 50, ओके, ये 50 में कन्वर्ट हो गया, और फेस वैल्यू उस समय थी 10। इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो सिमिलर जो है नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड वो है 870। करंट मार्केट प्राइस, राइट, उसकी करंट मार्केट प्राइस पर्टिकुलर, अभी तो बोला कि नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड है 870, करंट मार्केट प्राइस जो है पर्टिकुलर बॉन्ड एंड शेयर वो है 970, और शेयर का है 18.5। डिविडेंड फॉर द शेयर 2001 जो है वो है 2.12, मतलब कि 2000 का है ये बॉन्ड, तब 2.12 था। देखो समझो, मैं वापस आपको पूरा डेटा बोलता हूँ कि 11.5% कन्वर्टिबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। जब कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो 11.5% कन्वर्टिबल बॉन्ड है, और मैच्योर जो हो रहा है वो 2007 पे हो रहा है, और फेस वैल्यू 1000 है। पीरियड 3 साल के बाद जो है ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर की आप उसको कन्वर्ट कर लो 50 इक्विटी शेयर में, और उस इक्विटी शेयर की प्राइस 18.50 है। यही जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर है उसकी प्राइस है 870, और करंट मार्केट प्राइस उस कन्वर्टिबल बॉन्ड की जो है वो है 970, राइट। और डिविडेंड पर शेयर 2001 वो डिविडेंड पर शेयर है 2.12। पहले तो प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू तो अब क्या है प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। अब प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू क्या है? तो ये सबसे पहले पूछ रहे प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, राइट, कन्वर्टिबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है? ओके, ये जो कन्वर्टिबल डिवेंचर है उसका करंट मार्केट प्राइस जो है 970, राइट। तो 970 में से आप माइनस कर दो पर्टिकुलर, 970 माइनस 925, ये हो गया हमारा, राइट। फिर होता है ओके, दूसरा क्या है प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अब बोला प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ एनसीबी। अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ एनसीबी क्या है? 870। तो अगर वैसे ही देखना है तो 870 और कन्वर्जन वैल्यू कितनी है
तो 1 सेकेंड प्रीमियम ओवर तो जैसे इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो सबसे पहले प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो सबसे पहले मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड ये 970 है, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ एनसीबी नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड बोल दिया, मतलब 870, तो 970 माइनस 870 एक प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू है। तो कन्वर्जन वैल्यू हमने निकाला था, इधर इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो 970 माइनस 870 करना पड़ेगा। और ये कन्वर्टिबल बॉन्ड का मार्केट वैल्यू है, आपको ये लेना है, कन्वर्टिबल बॉन्ड का मार्केट वैल्यू लेना है। फिर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, ये है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। कैसे निकलता है वो? कन्वर्जन पैरिटी प्राइस मीन्स सी मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, जो ये कन्वर्टिबल बॉन्ड का मार्केट प्राइस है जो है 970, ये 970 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर जो कि है 20, जो कि 50, 970 बाई 50 19.4। अगला ब्रेक इवन पीरियड, राइट, शायद अगला यही है ब्रेक इवन पीरियड। वो कैसे निकलता है? तो ब्रेक इवन पीरियड कैसे निकलता है? देखो, आपने सबसे पहले प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू निकाला, क्या देखो ये कन्वर्ट किया 925, उसके ऊपर प्रीमियम है। चलो फिर प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जिसमें आपने 970 इन्वेस्टमेंट वैल्यू 870 और उसके ऊपर प्रीमियम है, मतलब 970 माइनस 870 जो आपने करा प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट वैल्यू। और एक कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कि वो जो 970 है डिवाइडेड बाय आपने नंबर ऑफ शेयर किया, तो एक कन्वर्जन पैरिटी प्राइस आया। अब ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि जो ये अपना कन्वर्जन प्रीमियम है, राइट, कन्वर्जन प्रीमियम, ये आपने एक्सेस दिया, मतलब देखा जाए तो कन्वर्जन वैल्यू इतनी है पर कन्वर्टिबल बॉन्ड की मार्केट प्राइस इतनी है, आप एक्स्ट्रा ज़्यादा पे कर रहे हो जो है 45, राइट, आपने ज़्यादा पे करा, ठीक है, आपने 45 ज़्यादा पे करा, राइट, तो आपने उसको कन्वर्ट कराने के लिए 45 ज़्यादा पे करा। पर देखा जाए तो 11,500 इंटू 11.5% 115, या तो इनफैक्ट इन्होंने बोला कि कन्वर्जन ब्रेक इवन पीरियड, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि यार एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा आपने 45 पे करा पर शेयर पे, राइट, आपने कन्वर्जन को लेने के लिए आपने एक्स्ट्रा 45 पे करा। पहले अगर डिबेंचर होता है तो आपको कितना मिलता, ये अपन बोले कि कितना पे करते, तो 1000 इंटू 11.5% आप 115 आपका जाता, राइट, और अब आपका जा रहा है 2.12 जो डिविडेंड है, राइट। इनकम डिफरेंशियल कितना है? पहले 115, अभी 2.12 इंटू कितने शेयर? 50 शेयर, ये है 106, तो कायदे से 9 की बचत। पहले आपने इशू करा 115 पे करते, अब आप 109 पे कर रहे हो, तो 9 जो है पर्टिकुलर 9 की बचत है, राइट, हर बार 9 की बचत है। आपने 45 एक्स्ट्रा पे करा है, तो 45 जगह पे 9, 5 साल, राइट। तो ये ब्रेक इवन पीरियड आपको समझ में आया कि पर्टिकुलर एक्सेस जो पेमेंट है 45 का, और आपकी जो बचत हुई 9 की, तो हर साल 9 की बचत हो रही है, हर साल आप 115 इंटरेस्ट पे करते हैं और आपको 106 पे करना पड़ रहा है, तो 9 की बचत, और यही आपका ब्रेक इवन पीरियड है। ऐसे में 5 साल में आपको कवर हो जाएगा। तो हमको स्ट्रेट वैल्यू समझ में आ गया जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर की होती है। कन्वर्जन वैल्यू हमको समझ में आया। कभी कभी हमको मार्केट प्राइस निकालनी पड़ती है, तो जो है पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में देखा था कन्वर्जन वैल्यू मैच्योरिटी की देके रखी थी, उसको प्रेजेंट वैल्यू करा, और इंटरेस्ट को भी हमने प्रेजेंट वैल्यू करा, इससे हमने P0 निकाला। कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर होता है जो कन्वर्जन प्रीमियम होता है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। चलो ये हो गया। और ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। GHI लिमिटेड इज ए AAA रेटेड कंपनी, हैज़ इशूड फुल्ली कन्वर्टिबल बॉन्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो, फुल्ली कन्वर्टिबल बॉन्ड है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फेस वैल्यू है आपका 1000, कूपन रेट है आपका 8.5%, टाइम टू मैच्योरिटी, तो देखो फेस वैल्यू, ठीक है, तो फेस वैल्यू है 1000, कूपन है 8.5%, अब टाइम टू मैच्योरिटी है 3 साल, इंटरेस्ट पेमेंट तो भाई 8.5 हर साल ही होगा, और प्रिंसिपल पेमेंट एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी होता है, राइट, वो भी 1000 ही होगा। प्रिंसिपल रिपेमेंट बोल दिया ना, मतलब प्रिंसिपल रिपेमेंट 1000 ही है पार पे। कन्वर्जन रेशो, वो जो कन्वर्ट हो रहा है, तो वो ऐसा हो रहा है कि 25 में कन्वर्ट हो रहा है, 25 में और इंटू 45 ऐसा है। उसी कन्वर्टिबल बॉन्ड की मार्केट प्राइस 1175 है। स्ट्रेट वैल्यू निकालो तो भैया ठीक है, 885 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर कितना परसेंटेज? 9.5%।
तो 9.5% कॉमा 3, राइट। फिर 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 9.5% 3। ओके, दूसरा ये बोल रहे हैं कि कन्वर्जन वैल्यू निकालो। अब कन्वर्जन वैल्यू ठीक है 25 इंटू 45, कन्वर्जन प्रीमियम, अरे 25 इंटू 45 माइनस कर दो 1175, ये अमाउंट में आएगा, ये अमाउंट में आएगा। तो मेरे को एक पर शेयर भी निकालना है, ठीक है। तो 50, राइट 50, और कन्वर्जन कितने में हो रहा है 50 डिवाइड बाई 25, ये 2 रुपये का कन्वर्जन। और फिर परसेंटेज भी निकालना है 25 इंटू 45 1125, 50 डिवाइड बाई 1125 4.44% जो भी है ये निकालना है हमको, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, राइट। अब परसेंटेज ऑफ डाउन साइड ये ऐसा है कि अब जो हमारा वैल्यू स्ट्रेट वैल्यू वो है 974.96, ये नॉन कन्वर्टिबल की वैल्यू है। और वही अगर कन्वर्टिबल की वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू है 1175, तो डाउन साइड। तो 1175 माइनस 974.96 डिवाइडेड बाई 1175 इंटू 100 17.0203, ये है देखो 1175 और 974. ओके, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क में हम डिवाइड करते हैं डाउन वैल्यू से, फिर आता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, ये तो हमने कर लिया। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि डिवाइड बाय एनसीबी होता है, राइट। फिर आता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, राइट। तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या होगा कि जो आपका 1175 है डिवाइडेड बाय 25 कर दो, ये कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तब हाइपोथेटिकल कंपनी ABC, तो हाइपोथेटिकल कंपनी ABC इशूड 10% डिवेंचर। तो 10% डिवेंचर इशू करा है जिसकी फेस वैल्यू है 1000, ड्यूरेशन है 10 साल का, करंटली ट्रेडिंग है 850 पे, बॉन्ड कन्वर्टिबल हो जाएगा 50 इक्विटी शेयर में इंटू 17, यील्ड ऑफ इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट कंपेरेबल बॉन्ड 11.80, ठीक है। देन कैलकुलेट द स्प्रेड ऑफ यील्ड ऑफ द अपर बॉन्ड फ्रॉम दिस कंपेरेबल बॉन्ड। 1 सेकेंड, ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्प्रेड ऑफ यील्ड स्प्रेड, मतलब कि दो यील्ड के बीच में दूरी होती है यील्ड का स्प्रेड। तो क्या ये यील्ड अगर 11.80 है तो दूसरा यील्ड तो ऐसा है कि इस बॉन्ड का मैं 11.80 नहीं मानूँ, तो नहीं मानूँ तो मेरे को यील्ड निकालना पड़ेगा। यील्ड निकालने के लिए मेरे को 850 तो दे के रखा है P0, 100 इंटरेस्ट लेगा, 100 इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट, अब आइटम X% कॉमा 10, और रिडेम्पशन कितने पे हो रहा है ये, अब रिडेम्पशन नहीं बताया कि रखा तो पार ही मानो। तो इधर मार्केट प्राइस मुझे जो निकालनी है वो क्या निकालनी है 850 दे के रखी है, तो राइट, और रिडेम्पशन भी पार पे हो रहा है। तो अब जैसे कि कंपेरेबल बॉन्ड का 11.80 है, तो एक बार 11% से करा इन्होंने, एक बार 13% से करा और दिख गया 12.76, और 12.76 दिख गया, बट जो है ये 11.8 है, जो डिफरेंस है ये 0.96 का है। ओके, कॉलेबल बॉन्ड, अब देखो 31A, अब 31A क्या बोल रहा है कि द फर्म हैज़ अ बॉन्ड आउटस्टैंडिंग, इनका बॉन्ड कितना आउटस्टैंडिंग है 300 लाख का बॉन्ड आउटस्टैंडिंग है, 12 साल की मैच्योरिटी है, 12.5% कूपन है और कॉलेबल है। अभी 300 लाख का जो बॉन्ड है ना वो कॉलेबल है 1050 पे कॉलेबल है। इसका फ्लोटेशन कॉस्ट भी 4.2 लाख है और आर बिंग अमोर्टाइज 30,000 एनुअली। ओके, तो 12 ईयर्स रिमेनिंग, ओके 12 साल रिमेनिंग है और 4.2 अगर 30,000 एनुअली है तो 1 सेकेंड, मतलब ये होगा 14 साल का। ओके, समझो बॉन्ड आउटस्टैंडिंग कितना है 300 लाख, उसके 12 साल अभी बचे हुए, 12.5% कूपन है, कॉलेबल है 1050 पे, फ्लोटेशन कॉस्ट है 4.2 लाख जो अमोटाइज हो रहा है, राइट। 4.2 लाख जो अमोटाइज होता है 30,000 एनुअली, तो 30-60 इधर हो गया होगा और बचा हुआ अभी भी अमोटाइजेशन पोर्शन। अब न्यू इशू करा
क्योंकि कॉलेबल है ना, कॉलेबल है 1050 पे। अब अगर हमने न्यू इशू करा तो न्यू इशू पे है 9 लाख एंड द करंट इंटरेस्ट रेट 8-10% आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कूपन रेट 12.5% है। न्यू इशू पे जो है इंटरेस्ट रेट वो है 10%, KD है 6%। शुड द फर्म रिफंड द आउटस्टैंडिंग डेप्ट? क्या फर्म जो है जो भी पुराना आउटस्टैंडिंग डेप्ट है वो रिफ़ंड करे और न्यू बॉन्ड इशू करे? फर्म ने करा ना, फर्म ने एक तरीके से बॉन्ड इशू करे थे, 2 साल बाद सस्ते बॉन्ड इशू कर रहा है। पहले वो 12.5% के बॉन्ड थे, अब वो जो है 10% का बॉन्ड है। तो क्या फर्म रिफ़ंड कर दे आउटस्टैंडिंग डेप्ट एंड क्या इशू कर दे न्यू बॉन्ड? और इनकम टैक्स रेट जो है वो 50% है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, करते इसको। जो कॉलेबल बॉन्ड जो है एक तरीके से बॉन्ड रिफंडिंग वाला भी हो गया पोर्शन। मैं आपको वापस से क्वेश्चन बता देता हूँ कि बॉन्ड आउटस्टैंडिंग है 300 लाख के, 12 साल रिपेनिंग है, 12.5% कूपन है और वो कॉलेबल है 1050 पर बॉन्ड, राइट। कॉलेबल है। फ्लोटेशन कॉस्ट 4,20,000 थी जो 30,000 एनुअली अमाउंटाइज होती है। नए की कॉस्ट है 9 लाख, करंट इंटरेस्ट रेट है नए का 10%, KD है 6%। रिफ़ंड करे कि नहीं करे? देखो अब बॉन्ड रिफंडिंग है तो सबसे पहले यार अगर चलो मान लो कि न्यू इशू हो जाता तो एनुअल कैश फ्लो में क्या फ़र्क रहता? सबसे पहले तो इंटरेस्ट का, ओल्ड का इंटरेस्ट ज़्यादा है, न्यू का कम है। जो सेविंग है एक तरीके से 300 लाख इंटू 12.5% 37.5। अब उसमें से वो भी टैक्स वैक्स हटाओ आप, तो उसको 0.50 करो तो 18.75 है ओल्ड का। रही बात, अब देखो ये तो ओल्ड हो गया, अब न्यू बॉन्ड, तो न्यू बॉन्ड है 10%, तो भाई 300 लाख 10%, तो अगर 30 लाख को 50% से करें तो ये हो गया 15 लाख। ये तो इंटरेस्ट का पोर्शन हो गया। दूसरा, अगर ओल्ड रहता तो 2 चीज़, एक तो डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट, वो भी चलता। इधर तो चलो फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट है वो पहले ही माइनस हो चुका है, राइट। पर उसका टैक्स बेनिफिट डेफर्ड रहता है इन द सेंस कि 4,20,000, राइट, ये 30,000 जो माइनस होगा फ्लोटेशन कॉस्ट, ये 30,000 का टैक्स बेनिफिट आपको जो है वो डेफर्ड रहता है। 4,20,000 उस समय माइनस हो गया, अभी हम माइनस नहीं कर रहे, पर वो टैक्स बेनिफिट रह गया। तो फ्लोटेशन कॉस्ट 30,000 का 50%, ये है 15,000। वो होती तो मतलब कि ओल्ड होता तो 15% टैक्स बेनिफिट रहता, 15,000। और जो न्यू है जो 9 लाख है डिवाइड बाय आप 12 करो, 75,000 50%, 37,500। तो उधर तो ये 22,500 उधर बेनिफिट है, मतलब कि 3.75 लाख आपका इधर बेनिफिट है, 0.225 आपको उधर बेनिफिट है, तो 3.975 एक तरीके से आपको टोटल बेनिफिट हो रहा है 3.975 का पर एनम। और ये पर एनम ये कब तक रहेगा? 12 साल तक। तो 3.975 इंटू वही प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6% 12, ये 12 साल तक रहेगा। तो एक तरीके से एनुअल कैश फ्लो सेविंग्स आपकी आ गई, इन द सेंस कि हर साल की आ गई और आपने 12 साल तक निकाल ली। अब पॉइंट ये है कि इनिशियल आउटले, ये तो सेविंग है, पर इनिशियल आउटले कि आपका जो ओल्ड बॉन्ड है वो तो गया ना, और ओल्ड बॉन्ड आप दे रहे हो, इशू कर रहे हो, तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, आपका आउटले होगा। सबसे पहले तो कॉल प्रीमियम। अब देखो, अब जैसे कि कॉलेबल बॉन्ड है 1050 के ऊपर, तो मान लो ना कि फेस वैल्यू 1000 होगी, तो 50 ज़्यादा, ये जो प्रीमियम है, कॉल नहीं, कॉल का प्रीमियम ये 50, और 50 इंटू 30 लाख, 50 इंटू, हाँ राइट। तो ऐसे केस में जो है 50 इंटू 3 लाख, तो ये एक तरीके से हो जाएगा 15 लाख। ओके, 50 इंटू 30,000 है, तो एक तरीके से हो गया 15 लाख। फिर वही है कि आपका एक तरीके से इधर तो हो गया खर्चा, राइट। अब एक याद रखना कि जो पुराने अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट है वो माइनस हो जाता है, इन द सेंस कि पुराने जो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट है उसका टैक्स अमाउंट, उसका टैक्स बेनिफिट तो ले नहीं पाएंगे आगे, तो अनअमोर्टाइज हो जाएगा। वो अनअमोर्टाइज डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट, उसका टैक्स बेनिफिट जो है वो माइनस हो जाएगा। जैसे 4,20,000 में से 60,000 माइनस किया तो 3,60,000 आया, राइट। तो ये हो गया 1,80,000। उसका टैक्स बेनिफिट हटा दो, क्योंकि अब वो मिलेगा नहीं, उसका टैक्स बेनिफिट हटा दो। इनफैक्ट जो कॉल प्रीमियम है, राइट,
उसमें भी आउटफ्लो 15 लाख का थोड़ी था, उसमें भी टैक्स बेनिफिट रहेगा ना, तो 7.5 लाख हो जाएगा। तो 7.5 प्लस 1.8 9.3 लाख। तो फ्लोटेशन कॉस्ट तो इनफैक्ट कभी ओवरलैपिंग इंटरेस्ट भी होता, राइट, तो भी एक खर्चा रहता, तो उसका भी आफ्टर टैक्स लेते हैं हम। और सी मतलब कि हमने कॉल प्रीमियम का आफ्टर टैक्स करा क्योंकि हमारा खर्चा नया है, तो नया फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट बकायदा वो भी एक खर्चा ही है। तो देखो एक अपना है कॉल प्रीमियम, राइट, वो कॉल प्रीमियम आफ्टर टैक्स। इनफैक्ट न्यू इशू पे जो है फ्लोटेशन कॉस्ट, वो फ्लोटेशन कॉस्ट भी, तो इसको मैं आफ्टर टैक्स नहीं ले सकता। इसको आफ्टर टैक्स में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये आगे भी तो जाएगा, ये आगे इसका टैक्स बेनिफिट रहेगा। मतलब एक तो 18 लाख हो गया, एक हो गया 9 लाख, राइट। और जो पुराना अनअमोर्टाइज्ड है, राइट, जो पुराना अनअमोर्टाइज्ड है उसका टैक्स सेविंग माइनस कर दो, जो कि एक तरीके से 3.6 लाख है, 1.8 लाख है, राइट। तो एक तरीके से क्या हुआ, 7.5 प्लस 9, राइट, और माइनस कर दो आप 1.8। तो इनिशियल में आपका 14.7 लाख है और आपको जो मिला है 33.310, तो 33.310 माइनस 14.7 और इस तरीके से 18.6105 इसका आपको बेनिफिट है। मतलब ले देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट का आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते, तो फ्लोटेशन कॉस्ट पूरा का पूरा आपका खर्चा हो गया। कॉल प्रीमियम है तो आपका वो 1 - T करके आपका उतना खर्चा हुआ। और जो पुराना है, पुराने का टैक्स बेनिफिट तो अभी माइनस कर दो, ये आप याद रखो कि पुराना अनअमोर्टाइज्ड का टैक्स बेनिफिट अभी माइनस करो, और ये आपका टोटल आउटफ्लो रहेगा। और एनुअल कैश फ्लो सेविंग ये है कि ओल्ड होता तो ऐसा होता, न्यू होता तो ऐसा है। ओल्ड होता तो इंटरेस्ट हायर इंटरेस्ट 1 - T होता, न्यू होता तो लोअर इंटरेस्ट 1 - T होता, इसका है बेनिफिट। फिर कुछ डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट है, जो ओल्ड में अनअमोर्टाइज्ड थे वो चले ही जा रहे, वो होते, उसका टैक्स बेनिफिट होता। इधर कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है, उसका टैक्स बेनिफिट होगा। ये जो डिफरेंस है, इस तरीके से सेविंग निकलेगी। ये सेविंग आपकी कंटिन्यूस 12 साल तक है, उसका आप डिस्काउंट करो और अभी के आउटफ्लो से फिर आप अपना NPV निकालो, ठीक है, ओके। जो अर्थ लिमिटेड का भी वैसा ही क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। अब जैसे कि भाई इनिशियल आउटले, अब तो समझ में आ ही गया ना कॉलेबल बॉन्ड में होता क्या है, इनिशियल आउटले और ये जो है नेट टैक्स सेविंग, अगर मैं बोलूँ इनिशियल के बाद होता है अपना एनुअल कैश फ्लो सेविंग, ऐसा एनुअल कैश फ्लो सेविंग, राइट। अब इनिशियल जो है 11% बॉन्ड वर्थ रुपीज़ 2 करोड़, तो 2 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 0 with 10 years remaining to maturity. The company is contemplating the issue of 2 crore. The company is contemplating the issue of 2 crore, रुपी 2 करोड़ 10-year बॉन्ड। तो 10 ईयर रिमेनिंग टू मैच्योरिटी है और ये इशू कर रहा है 10 ईयर बॉन्ड कैरिंग द कूपन रेट 9% और यूज़ कर रहे टू लिक्विडेट दी ओल्ड बॉन्ड। तो पहले 11% बॉन्ड थे, राइट, अब वो 9% इशू कर रहा है, वो 2 करोड़ के। और जो है ठीक है, यूज़ द प्रोसीड्स टू लिक्विडेट दी ओल्ड बॉन्ड, जो भी पैसे आएंगे उससे ओल्ड बॉन्ड को लिक्विडेट करेगा। अब वही है ना कि अब 10 साल है रिमेनिंग, 1 सेकेंड, 10 साल रिमेनिंग है, उसको रिटायर करना है और ओल्ड को रिटायर करके न्यू इशू कर रहे हैं। अब अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट, उसी वक्त अनअमोर्टाइज पोर्शन इशू कॉस्ट की ऑफ ओल्ड बॉन्ड, अनअमोर्टाइज पोर्शन 3 लाख है, विच कैन बी राइट ऑफ नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड आर कॉल्ड। तो कुछ अनअमोर्टाइज पोर्शन था, राइट। द कंपनी इज पेइंग 30% टैक्स, राइट, कंपनी इज पेइंग 30% टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ओके, टैक्स 30% है और आपका KD 7% है। शुड अर्थ लिमिटेड लिक्विडेट दी ओल्ड बॉन्ड, क्या अर्थ लिमिटेड ओल्ड बॉन्ड को लिक्विडेट करे? यू मे एज्यूम दैट इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड, ये जो नया बॉन्ड है उसका इशू कॉस्ट 2.5 लाख है एंड कॉल प्रीमियम 5% है। सबसे पहले तो इनिशियल में आपको जैसे कॉल प्रीमियम लगा, उसका खर्चा आया। इनिशियल में इशू कॉस्ट है, उसका खर्चा। इसका अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलना है तो वो भी बोल सकते हो। कॉल प्रीमियम 1 - T हो जाता है, इशू कॉस्ट नहीं होगा। बाकी जो अनअमोर्टाइज पोर्शन है, जो है अपना अनअमोर्टाइज पोर्शन, जो जितना भी है
3 लाख जो भी है, इसका टैक्स बेनिफिट ये आपको फ़ायदा रहता है, राइट। और अगर हम बात करें एनुअल कैश फ्लो सेविंग ओल्ड और न्यू की, ओल्ड होता तो 2 करोड़ पे 11%, 22 लाख, और 22 लाख को जो है 70% से मल्टीप्लाई करना 15.4 लाख। यही न्यू बॉन्ड होता तो कितना 10%, न्यू बॉन्ड कितना 9%, राइट। तो 2 करोड़ का 9% और का 70%, ये है 12 लाख 12.6 लाख, 12,60,000। ये न्यू में इतना होता। ओल्ड होता तो जो पर्टिकुलर अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट है 3 लाख, वो भी 10 साल और चलता, मतलब 30,000। और ये 30,000 पे जो है वो टैक्स बेनिफिट उठाता, जो टैक्स बेनिफिट है 30%, तो ये 9,000 टैक्स बेनिफिट उठाता। और रही बात है अभी 2.5 लाख है न्यू में, और जिसका वही राइफ है 25,000, और इस पर वो 30% उठा रहा है 7500, राइट। और ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे के रखा है, शायद तक ये वो होगा नाटक डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला। तो अब देखो समझो बेनिफिट कितना है इंटरेस्ट के रूप में, 15.4 ओल्ड को जाता और अब 12.6 जा रहा है, तो एक है 2.8 उसको इंटरेस्ट के रूप में बेनिफिट हुआ। फिर रही बात है टैक्स बेनिफिट की, अगर हम बात करें, एक तो 2.8 का उसको उधर बेनिफिट हुआ, राइट। पर सी टैक्स बेनिफिट उसको प्रॉपर नहीं हो पाया, मतलब कि उसकी जो सेविंग है वो 1500, राइट, 1500 सेविंग कम हो गई, क्योंकि ओल्ड में 9,000 की सेविंग होती, पर न्यू में सिर्फ 7,500 की सेविंग है, तो 1500, तो सेविंग उसकी कम हो गई, तो 2.785 हो गया, राइट। अब यही उसकी एनुअल सेविंग है 2.785 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है 7% और कॉमा है 10 ईयर, तो एक तरीके से उसका जो है 19.56, ये उसकी टोटल सेविंग थी। पर इनिशियल में गए कितने उसके अगर देखा जाए तो देखो पर्टिकुलर कॉल प्रीमियम कितना है, ये कॉल प्रीमियम बोल के रखा ना 5%, राइट, 5% है कॉल प्रीमियम। तो जैसे कि 2 करोड़ है, उसका 5%, ये हो गया हमारा 10 लाख। अब ये 5% है तो 10 लाख, इसको आफ्टर टैक्स करो इंटू 0.70 करो, ये 7 लाख हो जाएगा। ये 7 लाख का आउटले। इशू कॉस्ट है, इशू कॉस्ट 2.5 लाख, उसका आउटले। अब देखो अनअमोर्टाइज कितना है, अनअमोर्टाइज पोर्शन 3 लाख, 3 लाख का टैक्स बेनिफिट, ये है 0.30। अब भी ले लो 90,000 का बेनिफिट, तो 10.5 माइनस 0.9, 9.6, राइट, 9.5 माइनस 0.9, 8.6। तो जो 8.6 है ये हमारा है इनिशियल में खर्चा। 19.56 है, 19.56 जो आपका ये निकला प्रेजेंट वैल्यू, तो 19.56 माइनस 8.6 करो, 10.96 एनपीवी। बढ़िया है, ये तो अच्छा किया कि तुमने रिफ़ंड करवा दिया। ओके, ये ABC वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। बस इधर ये याद रखना कि जब डिस्काउंट करते हो तो भाई जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। अब जैसे कि कूपन रेट है 10% और ये आपका देख रखा है 30%, तो फिर KD आपका 7% हो जाएगा ये। अब जैसे कि इधर भी ऐसा ही है ना कि 300 मिलियन है, राइट, 300 मिलियन मतलब कि 300 इंटू 10 लाख, 3,000 लाख हो गया। 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग है, 6 ईयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, और 12% बॉन्ड है। कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू रिफंड दिस बॉन्ड विद अ 300 मिलियन इशू, मतलब वही 300 लाख 6 ईयर बॉन्ड, ओके, वही 3,000 लाख 6 ईयर बॉन्ड, और उसका कूपन रेट है 10%। इशू कॉस्ट जो है 60 लाख, एंड इशू कॉस्ट ऑफ, ठीक है, ओके, इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड, जो इशू कॉस्ट है ना न्यू बॉन्ड का, ये 60 लाख है। एंड कॉल प्रीमियम, क्योंकि इशू कॉस्ट जो कॉल प्रीमियम है 4%, और पुराने की अगर हम बात करें, राइट, तो उसका 90 लाख अनअमोर्टाइज पोर्शन था, राइट,
ठीक है, ओके, वो मार्जिनल टैक्स रेट 30% है और आपको एनालाइज करना है बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। तो एक तो एनुअल कैश सेविंग, एनुअल कैश फ्लो सेविंग, राइट, एक तो एनुअल कैश फ्लो सेविंग और एक है ऊपर इनिशियल आउटले। अगर मैं इनिशियल आउटले की बात करूँ तो इनका है कॉल प्रीमियम। कॉल प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो 3000 लाख है, 3000 लाख का 4% है 120 लाख, और इसका 70% कर दो 84 लाख। ये 84 लाख इनका कॉल प्रीमियम है, ठीक है। तो एक कॉल प्रीमियम हो गया 1 - T जो है हमारा 84 लाख। उसके बाद इशू कॉस्ट, अब ये जैसे कॉल प्रीमियम है, राइट, और इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड क्या है, इशू कॉस्ट वो 6 मिलियन है, और 660 लाख में बोल देता हूँ, और अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, राइट, ये 90 लाख है। अब 90 लाख से तो उसका 30% बेनिफिट ले लो ना, 27 लाख अब भी माइनस कर दो। अब एनुअल कैश फ्लो आ जाता है। अब एनुअल कैश फ्लो ओल्ड और न्यू, राइट। ओल्ड देखो, ओल्ड ऐसा है कि इंटरेस्ट 12% था, फिर 10% है, तो 3000 लाख का 12% 360, तो जो 360 है वो हो गया 1 - T, इसका 70% करो तो 252, राइट, और मतलब 360 का 70% ये 252। और रही बात न्यू में, यही 3000 लाख का 10% होता 300, और इसका 70% होता 210, तो ये सेविंग हो गया एक तरीके से 42 का। रही बात है ओल्ड की, तो ओल्ड में जो 90 लाख है, 90 लाख अनअमोर्टाइज पोर्शन है, उसका टैक्स बेनिफिट कितना है 30%, 27 का टैक्स बेनिफिट मिलता, राइट। और इधर जो है 60 लाख है, उसका 30% 18 लाख। तो एक तरीके से 27 लाख का टैक्स बेनिफिट है और 18 लाख का अब मिल रहा है, तो जो 9 लाख है, 9 लाख और आपका जो है ये आपका कैश सेविंग कम हो गया, तो 42 - 9 ये हो गया एक तरीके से 33, राइट, ये आपका 33 हो गया। देखो ये 12% है और ये 10% है, 12% होता 3000 लाख पे 3000 लाख पे 12%, 360 लाख, राइट। 360 लाख है 1 - T होता है इंटू 70% करते तो 252 आता है, राइट, यही हुआ। और यही 3000 लाख पे 10% हुआ 300, और वही 70% है 210 लाख हुआ, तो 42 लाख का सेविंग हुआ, यही था। और सी ये इशू कॉस्ट है, ये जैसे इशू कॉस्ट है न्यू बॉन्ड का इशू कॉस्ट है, राइट, 6 मिलियन मतलब 60 लाख, ये अगले 6 साल तक रहता, मतलब ये 6 लाख होता, और 6 लाख का 30% टैक्स बेनिफिट इसको मिलता 1.8, और यही 60 लाख का 6 और इंटू 7, और उसको जो है पर्टिकुलर 60 लाख है ना, 6 साल तक चलता 10 लाख, और ये जो पर्टिकुलर 10 लाख है उसका टैक्स बेनिफिट 30%, ये 3 रहता न्यू में, और ओल्ड में अनअमोर्टाइज पोर्शन ये 90 लाख, ये अगले 6 साल तक चलता, वही 15 लाख, इसका 30% 4.5, ये हो गया 4.5। तो 4.5 ओल्ड में टैक्स सेविंग होता, इधर 3 हो रहा है, तो 1.5 आपका जो है कम हो गया। तो जो 42 का पर्टिकुलर जो 42 का बेनिफिट था वो अब कम हो गया, 42 का बेनिफिट 1.5 से कम हो गया, तो 40.5 है, ये आया 40.5 लैक्स। अब ये जो 40.5 लैक्स है वही प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, उधर एन्युटी फैक्टर क्या है 7%, इधर 7% लेना पड़ेगा, कि जो कूपन रेट है वो 10% है और टैक्स रेट है 30% है, तो 7% और 6 ईयर्स, राइट। ये कैश फ्लो आपका रहेगा 40.5, राइट। तो 1/1.07, 1 2 3 4 5 6, इसको करो आप GT इंटू 40.5, ये आएगा 193.0। तो 193.0 आपका जो रहेगा पर्टिकुलर इनफ्लो रहेगा, और आपका जो गया वो गया कितना था, वो था 117, राइट। तो 193 - 117 ये हो गया आपका 76 लाख। तो सही है, बॉन्ड रिफंडिंग करना सही है। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन में यही देखा कि बॉन्ड रिफंडिंग करना ही सही निकला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंसीडर एन एनुअल पे बॉन्ड। कंसीडर करो एक
एक बॉन्ड है जिसका एनुअल पे है, 10% कूपन रेट है, 3 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी है, 3 पेमेंट करेगा। 1000 फॉर 1000 बॉन्ड, दिस पेमेंट विल बी 100 इन 1 ईयर, 100 एट द एंड ऑफ 2 ईयर और 100 एट एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो ठीक है, 3 ईयर कंसिडर एन एनुअल पे बॉन्ड एंड 3 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, राइट। दिस बॉन्ड मेक 3 पेमेंट फॉर ₹100 बॉन्ड वापिस। कंसिडर एन एनुअल पे बॉन्ड विद अ 10% कूपन रेट। तो एक बॉन्ड है, 10% कूपन रेट है, 3 साल की मैच्योरिटी है। ये जो बॉन्ड है वो 3 पेमेंट करेगा फॉर 1000 बॉन्ड, फॉर 1000 रुपये बॉन्ड। दिस पेमेंट विल बी 100 एक में, 100 दो में और एक तीसरा, राइट। मतलब अब पॉइंट ये है कि ये 1000 का बॉन्ड है तो ये पेमेंट क्या है, राइट। 100 इन 1 ईयर, तो ये इंटरेस्ट है ना। तो दिक्कत क्या है तुमको, 3 साल बाद, 3 साल की मैच्योरिटी, तो तीसरे साल पे 1100 मिल जाएगा। पहले साल में 100, दूसरे साल में 100, तीसरे साल में 1100। तो ये सारे स्पॉट रेट है। क्या है स्पॉट रेट भाई? पहले साल का 8% है, दूसरे साल में 9% है, तीसरे साल में 10% है। मतलब अब डिस्काउंटिंग करनी तो ध्यान रखना, पहला 100 का 100 डिवाइड बाई 1.08, दूसरा 100 डिवाइड बाई 1.08 इंटू 1.09। पर सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स। ओके, डिस्काउंट ईच प्रॉमिस्ड पेमेंट बाय इट्स करस्पॉन्डिंग स्पॉट रेट, वी कैन वैल्यू द बॉन्ड एज। ओके, जब स्पॉट रेट्स की बात करें, ओके ऐसा लिखा हुआ है फॉलोइंग स्पॉट रेट्स, तो हमको ऐसा करने का है। ऐसा नहीं 1.08 इंटू 1.09 जो हमने सोच के रखा था। ओके, स्पॉट रेट्स का ऐसा यूज़ है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट। सी, करंट 1 ईयर रेट 4% है, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, ओके करंट 1 ईयर रेट 4% है, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट फॉर लैंडिंग फ्रॉम टाइम 1 टू टाइम 2। तो करंट 1 ईयर रेट ये है, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, चलो 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, ओके मतलब कि 1 साल बाद 1 साल के लिए 1 ईयर फॉरवर्ड रेट फ्रॉम टाइम 1 टू टाइम 2 वो 5% है। फिर 1 ईयर फॉरवर्ड रेट लैंडिंग फ्रॉम टाइम 2 टू टाइम 3, ठीक है 6% है। और अब देखो ये है फॉरवर्ड रेट, जैसा इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। ओके, स्पॉट रेट नहीं ना, ये फॉरवर्ड रेट है, राइट। तब देखो कैलकुलेट अ 3 ईयर एनुअल पे बॉन्ड, ओके विथ 5% कूपन, मतलब कि 50, पहले में 50 तो 1.04, दूसरे में 50 तो 1.04, 1.05, ओके ठीक है। 1.040506, तो क्या लिखा हुआ है 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, ये होता है ना, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट्स। ओके, अब देखो कंसिडर द फॉलोइंग रेट्स फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। भाई क्या है फॉलोइंग डेटा? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख फेस वैल्यू है 0%, 10.5%, 11%, 11.5%। इसकी मेच्योरिटी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, राइट। और इनका करंट प्राइस इतना है, तो हर एक का यार अलग अलग कैलकुलेट होगा ये, क्योंकि सिक्योरिटीज़ है ना, बहुत सारे है ना, तो इधर तो कुछ भी नहीं है। तो 91,000 डिवाइड बाय, अब क्या है इसमें इंटरेस्ट रेट है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, ये बोल रहे फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो, तो मतलब इसमें 1 सेकेंड, इसमें ऐसा होगा 91,000 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई इज इक्वल टू, ओके 1 लाख डिवाइड बाई 1 प्लस के ई इज इक्वल टू 91,000। तो ओके 1 लाख डिवाइड बाई 91,000 माइनस 1 इंटू इक्वल टू इंटू 100, 9.9%, ये हो गया। फिर चलो मैच्योरिटी 2 साल, राइट। अब देखो मैच्योरिटी अगर 2 साल है तो 1 लाख का 10.5%, 10,500, और दूसरे में 10,500 और 99,000, सॉरी 10,500 और 1 लाख, तो क्या रहेगा 10,500 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, और फिर आता है 1 लाख और 10,500, 1,10,500 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू 99,000, राइट।
अब इधर तुमको समझना पड़ेगा, ये 1 साल का जब बॉन्ड था, 1 साल का बॉन्ड था ना, ये निकला था ना 9.9%, तो 9.9% है, तो दूसरे साल में ये 9.9% यूज़ कर लो ना इसको। मतलब क्या हुआ कि 10,500 डिवाइड बाई 1.099 प्लस 1,10,500 डिवाइड बाई 1.099 और डिवाइड बाई मतलब 1 प्लस के, तो 1 प्लस के का होल स्क्वायर है ना, तो 1.099 कॉमा 1 प्लस के, ये हो गया 99,000। अब करो, समझ रहे हो कि 2 साल है तो पहले साल का इंटरेस्ट रेट वहाँ से आएगा। अब जैसे कि थर्ड 11,000, राइट, 11,000, फिर दूसरे साल भी 11,000, तीसरे साल 1,11,000, तो पहले साल का 1.099, दूसरे साल का 1.124, तीसरे साल का 1.099 इंटू 1.124, राइट, फिर तीसरे साल क्या है 1.099 इंटू 1.124 इंटू 1 प्लस आर, ऐसा है। और इस तरीके से 4th ईयर का भी लेकर आना, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड रेट्स के बाद अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन और है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम ओवर कर लेते हैं। ये 5 है इनफैक्ट, 1 2 3 4 5। ओके, टुडे बीइंग 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, Ram is considering to purchase an outstanding corporate bond having face value 1,000, right, issued on अच्छा, टुडे बीइंग 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 है। राम इज़ कंसिडरिंग टू परचेज एन आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू 1,000, और ये जो इशू हुआ था ना 1 जनवरी 2017 को हुआ था, जिसकी फेस वैल्यू थी 1,000 और 9.5% था कूपन बॉन्ड, 20 ईयर्स की मैच्योरिटी थी। तो अब जो है ये 20 ईयर्स की थी, अब जो है रिमेनिंग 18 ईयर्स की हो गई, राइट। तो टुडे बीइंग 1 जनवरी 2019, राम इज़ कंसिडरिंग टू परचेज एन आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू 1,000 that was issued on 1 जनवरी 2017 which has 9.5% एनुअल कूपन एंड 20 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, जो मैच्योरिंग होगा 31 दिसंबर 2027। सिंस बॉन्ड वॉज इशूड द इंटरेस्ट रेट हैव बीन ऑन डाउन साइड एंड नाउ सेलिंग एट अ प्रीमियम 125.75। तो देखो, तो 1 जनवरी 2019 है, राम परचेस करा आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 1,000 है, डेट वॉज इशूड 1 जनवरी 2017, 9.5% कूपन है एंड 20 ईयर्स मैच्योरिटी है। अब सिंस द बॉन्ड वॉज इशूड इंटरेस्ट रेट तो कम की तरफ था, राइट, कम की तरफ था, एंड इट इज़ नाउ सेलिंग एट अ प्रीमियम। नाउ मतलब क्या, ये 1 जनवरी 2019, नाउ इट इज़ सेलिंग एट अ प्रीमियम 125.75। determine the prevailing interest on similar type of bond if it is held till maturity। वो बोल रहे हैं कि प्रिवेलिंग इंटरेस्ट ऑन सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड, इसी टाइप ऑफ बॉन्ड का प्रिवेलिंग इंटरेस्ट आप पता करो अगर इसको मैच्योरिटी तक रखा जाता तो। मतलब ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जैसे कि अभी प्रीमियम पे सेल हो रहा है, राइट, तो पहला 20 साल का बॉन्ड था, राइट, 1,000 की फेस वैल्यू थी, 20 साल का बॉन्ड था, 9.5% कूपन है, 20 ईयर की मैच्योरिटी है, पर अभी 2 साल बाद जो है ये प्रीमियम पे। तो एक तरीके से अभी इसकी वैल्यू 1125.75 है। एंड डिटरमाइन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड, ये सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड पे मतलब ये आप प्रिवेलिंग इंटरेस्ट पता करो अगर ये मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। मतलब कि इनका जो इंटरेस्ट है वो 9.5% है और इसका एन्यूटी फैक्टर पहले इन्होंने 6% और 8% दोनों लिया है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 8% कॉमा कितने साल, 8 साल, राइट, नहीं 8 साल नहीं 9 ईयर्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड पे ये पता करो। सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि वो भी 1125.75 बिकेगा और उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा हुआ है। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें मैच्योरिटी क्या है, विच शैल बी एट पार। अब ये जो टिल द मैच्योरिटी है ना, इधर समझो ये मैच्योरिटी इधर 9 ईयर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9 ईयर्स का देख रखा है, थोड़ा सा ऑड है ये, बट इधर यही 9 ईयर्स मैच्योरिटी देख रखा है। तो यही है कि अब 95 है, पहले 6% से डिस्काउंट करोगे आप प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लो निकालोगे आप और फिर आप 8% निकालोगे और फिर इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा के 7.55% आ जाएगा और आपका आउटफ्लो रहेगा वो 1125.75 रहेगा, राइट।
राइट, 1125.75. ओके चलो, द फॉलोइंग डाटा इज़ अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड की फेस वैल्यू 10,000 है, टू बी रिडीम एट पार, वो पार पे ही रिडीम होगा 10,000 रुपये पे, कूपन 8.5% पर एनम है. ओके, मैच्योरिटी में ईयर्स टू मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, और YTM है 10%. आपको करंट मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या ही करोगे आप, 8.5 है ना 10,000 का, इसको 8.5%, 850 है ना, 850 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, 5, फिर 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10%, 5, ये है. ये तो चलो ठीक है, हो जाएगा. मैकॉलेस ड्यूरेशन, मैकॉलेस ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन, वो क्या है, ईयर्स, राइट, 1 2 3 4 5. इंटरेस्ट 850, 850, 850, 850, फिर पाँचों में क्या है 10,000 प्लस 850, 10850, फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, राइट, त्यागी प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, तो इस तरीके से मैकॉलेस ड्यूरेशन आपका आ जाएगा. वोलेटिलिटी भी निकाल लोगे, 1 प्लस यील्ड. अब आती बात कन्वेक्सिटी की. कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V प्लस V माइनस 2V0, V प्लस V माइनस 2V0, फिर -2V0 तो डिवाइड में 2V0 इंटू चेंज का स्क्वायर. तो पहले आप C निकालो, V प्लस V माइनस -2V0 डिवाइड बाय 2V0 इंटू चेंज का स्क्वायर. मतलब यहाँ पे ख़त्म होता है ये और यहीं से चालू हो जाता है 2V0 इंटू चेंज का स्क्वायर. और फिर जैसे ही C निकलता है इंटू चेंज इन वाई का स्क्वायर इंटू 100. अब V प्लस का मतलब क्या, V प्लस मतलब जब यील्ड बढ़े, जब यील्ड ज़्यादा है तब आपकी वैल्यू क्या रहेगी, यील्ड कम है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी. चलो, जो यील्ड ज़्यादा है C, जब बोल रहे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन YTM बाय 200, तो इंक्रीज भी 200 से कर दो, तो यील्ड 12 कर दो, एक बार 8 कर दो. तो 12 से वैल्यू निकाली हमने, 8 से वैल्यू निकाली, और करंट वैल्यू तो दे के रखी थी -2V0 हमने कर दिया. फिर डिवाइड बाई 2V0 इंटू चेंज इन यील्ड का होल स्क्वायर. अब जी जो यील्ड में जो चेंज हुआ है वो यील्ड 200% से 200 से चेंज हुआ है ना. अब चेंज का स्क्वायर, ये जो चेंज है ये चेंज डेसिमल्स में होता है, ये चेंज डेसिमल में होता है, चेंज इन यील्ड इसका स्क्वायर, इससे C निकालो. और वैसे भी आपसे कन्वेक्सिटी पूछा है तो सिर्फ इतना ही करो. अब अगर डिक्रीज़ हुआ है YTM 200 बेसिस पॉइंट से, तो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकाल ली सबकी, राइट, इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकाल ली. 1 सेकेंड. एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन YTM 200 बेसिस पॉइंट, मतलब कि जो अपना 10% है उससे 9431.5 है, 200 बेसिस पॉइंट 2% से गिरा, तो अपना मैकडी कितना था, मैकॉलेस ड्यूरेशन, वो था 4.252, और अपनी वॉलेटिलिटी कितनी थी 3.865. तो अगर 2% से गिरा, राइट, तो 2 इंटू 3.865 7.73% से बढ़ा, तो 9431.50 है, उसको उतने से बढ़ा दो. और यही आपने अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से किया हो तो उसमें 200 बेसिस पॉइंट से गिरा था ना, तो एक 10% पे वैल्यू थी 10204, और 8% पे वैल्यू है 9431, सॉरी 10% पे 9431 थी, उसको गिरा के 8% किया तो 10204 हो गया. तो ठीक है, दोनों में इतना चेंज है, तो मैकॉलेस ड्यूरेशन से भी फ़र्क पड़ता है, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी पड़ता है. अच्छा क्वेश्चन था सी. अब फॉलोइंग आर द यील्ड ऑन 0 कूपन बॉन्ड, फेस वैल्यू 1000 है. अब इनको 1 ईयर फॉरवर्ड रेट चाहिए, तो ये तो 1.11 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.10 हो गया, -1 हो गया इंटू 100, 12% हो गया ये. तो जैसे मैच्योरिटी जब 3 साल की रहेगी तो ये रहेगा, तो 1.12 का 2-3 क्यूब रहेगा डिवाइड बाय 1.11 डिवाइड बाय 1.11, ये रहेगा बचा हुआ 14.02%, 03%. तो ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, इम्प्लाइड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट कुछ इस तरीके से निकलेगा. अब देखो सी, एक्सपेक्टेड YTM एंड प्राइजेस ऑफ 1 ईयर. तो एक्सपेक्टेड YTM प्राइस ऑफ 1 ईयर एंड 2 ईयर ZCB बॉन्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. 1 सेकेंड, एट द एंड ऑफ एक्सपेक्टेड यील्ड टू मैच्योरिटी एंड प्राइस ऑफ 1 ईयर एंड 2 ईयर ZCB
1 साल के ZCB बॉन्ड की वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो सिंपल सी बात है, क्या एट द एंड ऑफ 1 ईयर आप अगर 1 साल का बॉन्ड रहेगा तो उसकी तो वैल्यू 12.01% होगी ना, जो हमने निकाला। और वही है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर अगर 2 साल का ZCB बॉन्ड रहेगा तो पहले साल तो 12.01 और दूसरे साल 14.03। ये जो पॉइंट्स थे ये तो जब 0 ईयर पे मैं खड़ा हूँ, 1 साल में इतना, 2 साल के इतने, 3 साल के इतने, पर ये तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ना, तो मेरे को सारे फॉरवर्ड रेट यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये आपने प्राइस तो निकाल लिया, अब एक्सपेक्टेड YTM कितना है मतलब। ओके, तो देखो अभी समझो कि इधर हमने क्या सीखा। सबसे पहले 1 साल में YTM इतना है, 2 साल के बॉन्ड्स का YTM इतना है। तो ये 1 ईयर्स एंड 2 ईयर्स है, ये सेकेंड ईयर नहीं है, ये 2 ईयर्स है। तो आपको समझना चाहिए कि 2 ईयर्स वर्सेस सेकेंड ईयर क्या होता है। वैसे ही 3 ईयर्स वर्सेस थर्ड ईयर। तो आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का आपने निकाला। अब वो बोल रहे 1 साल की मैच्योरिटी के बाद प्राइस निकालो 1 ईयर और 2 ईयर के बॉन्ड का। तो 1 ईयर के बॉन्ड का प्राइस निकालेंगे तो 12.01 से डिस्काउंट करेंगे, 2 ईयर के बॉन्ड का प्राइस निकालेंगे तो 2 बार के फॉरवर्ड रेट से, मतलब 12.01 और 14.03 से हम जो है डिवाइड करेंगे। वो जो प्राइस आएगी वो P0 आएगा, और जो फेस वैल्यू में से P0 जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट रहेगा। तो पहले का तो रहेगा इंटरेस्ट डिवाइड बाई P0 और एक होगा इंटरेस्ट डिवाइड बाई P0, पर वो 2 साल का रहेगा, हमको 1 साल का निकालना है। बस ये डिवाइड बाई 2 की जगह पावर में 1/2 हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ये मतलब कि ऐसा है कि बॉन्ड वैल्यूएशन में आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन कि इन मार्च 2020 बैंक ने सोल्ड करे 7% IRF अंडर नोशनल सिक्योरिटी क्या है 7.5% डिवेंचर के सारी एलिजिबल सिक्योरिटीज है। तो 7% IRF है, अंडरलाइंग नोशनल 7.5% बॉन्ड है, और एक्सचेंज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। ये एलिजिबल सिक्योरिटीज़ की फॉलोइंग डिटेल्स है। सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, इनकी कोटेड प्राइस दे के रखी है, इनका कन्वर्जन फैक्टर है। पॉइंट ये है कि रिकमेंड द सिक्योरिटी रिकमेंड करो डैट शुड बी डिलीवर्ड बाय द XYZ बैंक अगर फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस 1000 है। तो ऐसा है कि कोटेड प्राइस है बॉन्ड्स के, राइट, और फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, सबको करो मल्टीप्लाई, और जिसमें सबसे कम डिफरेंस है, राइट, जिसमें सबसे कम डिफरेंस है उसको ऑप्ट करो। जिसमें कम डिफरेंस है मतलब कि जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो वो चूज़ करो। इन द सेंस कि फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस और कोटेड प्राइस ऑफ बॉन्ड। फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस आपका सेटलमेंट का प्राइस है, और कोटेड प्राइस ऑफ बॉन्ड आपका परचेज प्राइस है, और वो सेटलमेंट प्राइस है। तो कोटेड प्राइस पे खरीदोगे, फ्यूचर सेटलमेंट पे बेचोगे, ऐसा है सीन। तो इस तरीके से जो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो वो सिलेक्ट करो। अगला ABC वांटेड टू इशू 9% बॉन्ड, और ठीक है 1000 का फेस वैल्यू है, और जो रिडीमेबल है 5 ईयर मैच्योरिटी है। द एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व, ये बोल रहे द एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व फॉर सिमिलर रिस्क क्लास ऑफ बॉन्ड। ये जो सिमिलर जो मतलब ये बॉन्ड है ना, सिमिलर रिस्क क्लास ऑफ बॉन्ड, इसमें बोल रहे एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व। तो ये पर्टिकुलर सारे इंटरेस्ट रेट देख रखे हैं। देखो ये बोला सिमिलर रिस्क क्लास की, रिस्क क्लास सेम होगी, राइट, पर ये स्पॉट यील्ड कर्व है। अब वो जो भी है 5 साल का बॉन्ड है, अपने को तो ये पता है कि बॉन्ड में 90 का इंटरेस्ट आएगा, 3, 4, 5, ये सब 5 साल 90, वो इनफैक्ट लास्ट में तो 1090 रहेगा। तो पहले 90 में 12% का डिस्काउंट। और स्पॉट यील्ड कर्व में क्या होता है कि दूसरे में 11.62 मतलब 1.1162 का स्क्वायर, ऐसा फिर इसका क्यूब 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है पर्टिकुलर इंटरेस्ट का। पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। इनफैक्ट आप ये बॉन्ड के प्रिंसिपल का भी निकालोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे 929.66 जो भी आएगा, और आपकी बॉन्ड की फेस वैल्यू इतनी है 1000। और आपको ये पता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू इंटू बीटा, ये होता है आपका एक्सपेक्टेड प्राइस। वो तो चलो ठीक है, ये आपने एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकाली। दूसरा है इंटरप्रेट द नेचर ऑफ मूव। ये बोल रहे हैं कि इंटरप्रेट नेचर ऑफ अबव यील्ड कर्व। ये आप इसका नेचर बताओ ना कि ये 12 है, ये तो धीरे धीरे कम हो रहा है, नेचर ऑफ अबव यील्ड कर्व, और रीज़न बताओ। तो ये तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व है। तो ये तो देखो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट कम है। तो ये तभी ये जो लॉन्ग टर्म में आपका इंटरेस्ट कम है और शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट ज़्यादा है, राइट। तो ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व है, और ये शो कर रहा है कि इंसान को शॉर्ट टर्म बोरिंग में ज़्यादा सही लग रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग से। तो रिसेशन, फोर्थ कमिंग रिसेशन उनको लग रहा है।
उनको ये लग रहा है कि अगर 5 साल का रहेगा तो रेट्स कम रहेंगे क्योंकि रिसेशन आने वाला है। देखो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व का ये मतलब है कि थोड़ी देर के लिए इन्वेस्ट करो, ज़्यादा रिटर्न है, पर लंबे समय से के लिए इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय में रिटर्न कम हो जाएगा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आगे ग्रोथ नहीं है, अभी जितना कमाना है कमा लो, आगे ग्रोथ नहीं है, फिर वो रिसेशन ही हो जाएगा। आगे ग्रोथ नहीं, रिसेशन है, इसलिए कम रेट्स होंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा ओवर किया बॉन्ड का। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल CA TV। कर लो सब्सक्राइब यार, रोज़ वीडियो अपलोड होते हैं। ठीक है, बाय।